अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 जनवरी यानी हफ्ते को अमेरिका ने गैर मामूली तौर पर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया और वेनेजुएला के 63 साला सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस को अगवा करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया। और इस वक्त सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क की अमरीकी वफाकी अदालत में मौजूद हैं, जिन पर अमरीका ने मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क की सरपरस्ती के इल्ज़ामात लगाए हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, मैक्सिको और ईरान में भी मुमकिन फौजी कार्रवाइयों की धमकी दे दी है और क्यूबा के बारे में कहा है कि वो एक नाकाम रियासत है और मुमकिन तौर पर खुद ही गिर सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से भी ये कह दिया है कि वो हमें अपनी सलामती के लिए चाहिए। Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Will be an operation by the U.S. It sounds good to me. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. Cuba looks like it's ready to fall. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने वेनेजुएला से फौजी ऑपरेशन के जरिए अगवा के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश कर दिया है, जहां उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कोकेन स्मगलिंग के एक नेटवर्क की निगरानी करते रहे हैं जो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स, कोलंबिया के बागियों और वेनेजुएला के गैंग्स के साथ मिलकर काम करता था। निकोलस मदुरो ने तवील अरसे से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि ये इल्ज़ामात वेनेजुएला के तेल पर कॉलोनियल कब्जे का बहाना है और ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप भी निकोलस मदुरो को उठाने और अमरीका का मुंतकिल करने के बाद से वेनेजुएला के वसी तेल के ज़खायर को अमरीकी कंपनियों के हवाले करने का ऐलान कर चुके हैं और हफ्ते को होने वाली इस गैर मामूली फौजी कार्रवाई से पहले ही वो वेनेजुएला पर हमले का इरादा जाहिर कर चुके थे और दिसंबर के वस्त में अमरीकी फोर्सेज ने समंदर से वेनेजुएला के तेल से भरे हुए एक जहाज़ को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मगर फिर हफ्ते को अचानक ये खबर सामने आई कि अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर धावा बोल दिया है और वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को घर से उठा लिया है। और फिर खुद सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई का ऐलान अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया और निकोलस मदुरो की अमरीकी फोर्सेज की हिरासत में तस्वीर भी शेयर कर दी। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई और इस कार्रवाई में अमरीका की कौन सी फोर्सेज ने हिस्सा लिया और वो कैसे निकोलस मदुरो की सख्त सिक्योरिटी को तोड़ने में कामयाब हुए, इस हवाले से रॉयटर्स की तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके हफ्ते की सुबह 4:21 पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने के लिए एक कार्रवाई की है। यह गैर मामूली कार्रवाई अचानक हुई थी, लेकिन इस मामले से वाकिफ ज़राए के मुताबिक यह हालिया बरसों में अमरीका की सबसे पेचीदा कार्रवाइयों में से एक थी और इस कार्रवाई की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता कई महीनों से जारी थी और इसमें तफसीली रिहर्सल्स भी शामिल थी। अमरीकी फ़ौज की डेल्टा फोर्स पर मुश्तमिल एक एलीट दस्ते ने निकोलस मदुरो के सेफ हाउस की रेप्लिका तैयार की थी और मजबूत हिफाजती इंतजामात वाले इस घर में दाखिल होने की कई मशक़ें की थीं। एक जरिए के मुताबिक CIA की एक छोटी टीम अगस्त से ही वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में मौजूद थी, जिसने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की रोज़मर्रा की नकलो हरकत के बारे में मालूमात फराहम की, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो गया। 2 दीगर ज़राए ने बताया कि अमरीकी खुफिया इदारे का एक शख्स निकोलस मदुरो के करीबी अफराद में मौजूद था जो उनकी सरगर्मियों पर नज़र रख रहा था और कार्रवाई के दौरान उनकी लोकेशन की निशानदही करने के लिए तैयार बैठा था। तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने 4 दिन पहले इस कार्रवाई की मंजूरी दी, लेकिन फौजी मनसूबा साजों ने मशवरा दिया कि बेहतर मौसम और कम बादल होने तक इंतजार किया जाए। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सहाफ़ियों को बताया कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक जुम्मे की रात 10:46 पर सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई की हतमी इजाज़त दे दी, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फ्लोरिडा के पाम बीच में वाक़े अपने मारे लागो क्लब में सदर ट्रंप अपने मुशीरों के साथ इस कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे थे। कार्रवाई मुकम्मल होने के चंद घंटों बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा
कि मैंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमले से पहले अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन ने कैरेबियन में अपनी फौजी ताकत में बड़ा इजाफा कर दिया था, जिसमें एक तैयारा बरदार बहरी जहाज, 11 लड़ाका तैयारे और मजीद 1 दर्जन से ज़्यादा F-35 तैयारे शामिल थे। मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद फौजी इस खित्ते में पहुंचे, जिसे अमरीकी हुक्काम तवील अरसे से मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करार देते आए हैं। ज़राए में से एक के मुताबिक ट्रंप के सीनियर मुआविन स्टीफन मिलर, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर दिफा पीट हेग्सेट और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सेंट्रल टीम बनाई, जो कई महीनों तक इस मामले पर काम करती रही और अक्सर सदर ट्रंप से मुलाकातें भी करती रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने यह भी बताया कि पेंटागन ने खामोशी से इस खित्ते में ईंधन भरने वाले फिजाई टैंकर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में महारत रखने वाले तैयारे भी मुंतकिल कर दिए थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फिजाई हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के साथ ही अमरीकी स्पेशल फोर्सेज भारी असलहे के साथ वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गई, जिनके पास ब्लू टॉर्च भी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर सदर निकोलस मदुरो की रिहाइशगाह के स्टील के दरवाजे काटे जा सकें। फिर हफ्ते की सुबह तकरीबन 1 बजे जनरल डैन केन ने कहा कि फौजी दस्ते सदर निकोलस मदुरो के कंपाउंड तक पहुंचे, जहां इन दस्तों पर फायरिंग की गई और एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन वो फिर भी परवास के काबिल रहा। रिहायशियों की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज़ में कम बुलंदी पर शहर के ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स का काफिला देखा जा सकता था। और जब अमरीकी फौजी सदर निकोलस मदुरो के सेफ हाउस तक पहुंचे तो वो फौजी FBI के एहलकारों के साथ मिलकर सेफ हाउस में दाखिल हो गए। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो सीधे अंदर घुस गए और वो ऐसी जगहों में भी दाखिल हो गए जहां आमतौर पर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, और उन्होंने चंद सेकंड्स में कंट्रोल संभाल लिया। और जब अमरीकी फौजी इस सेफ हाउस के अंदर दाखिल हो गए तो जनरल डैन केन के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया ने सरेंडर कर दिया, जबकि ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के सदर ने एक सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सके। ट्रंप के मुताबिक कुछ अमरीकी फौजी जख्मी हुए, लेकिन कोई मारा नहीं गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों को इतला दी कि यह ऑपरेशन जारी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इतला कार्रवाई शुरू होने के बाद दी गई, पहले नहीं, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। जनरल डैन केन के मुताबिक जब अमरीकी फौजी वेनेजुएला की हुदूद से निकल रहे थे तो उन्हें मुतादिद झड़पों का सामना करना पड़ा और सुबह 3:20 पर हेलीकॉप्टर्स समंदर के ऊपर थे और निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और ट्रंप ने इस कार्रवाई का ऐलान करने के तकरीबन 7 घंटे बाद एक और पोस्ट की, जिसमें गिरफ्तार शुदा वेनेजुएला के सदर की तस्वीर थी, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और उन्होंने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वाज़ेह है कि माजी में जब अमेरिका किसी मुल्क में हमले करता रहा है तो इस हवाले से उनका अवामी बयानिया कुछ और होता था, जबकि असल हक़ाइक़ कुछ और होते थे। इस दफ़ा भी अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर पर मंशियात की अमेरिका स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया है और इस बुनियाद पर उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चला रहे हैं। मगर साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप खुद वाज़ेह कर रहे हैं कि वो वेनेजुएला के मामला खुद चलाएंगे और तेल के वसी ज़खायर के लिए अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला भेजेंगे। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 303 अरब बैरल्स के तखमीने के साथ वेनेजुएला में दुनिया से बड़े मुसद्दिक़ा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसकी तेल की पैदावार इंतहाई कम है। ऐसे में अमेरिका के लिए तेल के ये बड़े ज़खायर निकालना कितना मुश्किल होगा। इस हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला की तबाहाल ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन तवानाई के शोबे के माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े मुसद्दिक़ा तेल के ज़खायर जितने भी पुरकशिश नजर आएँ, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए उनमें फ़ायदे से ज़्यादा ख़तरात मौजूद हो सकते हैं। वेनेजुएला से ज़्यादा तेल निकालने के लिए मुल्क के तबाहाल तेल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना होगा, जिस पर खुद ट्रंप के मुताबिक अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। इसके अलावा इस वक्त तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि इस किस्म की सरमायाकारी एक आसान फैसला हो। मज़ीद ये भी है कि वेनेजुएला के ख़ास किस्म के खाम तेल को साफ़ करना खुद एक महंगा अमल है। ये काम किसी सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क में भी मुश्किल होता, लेकिन एक ऐसे मुल्क में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है जो अपने सदर की बरतरफी के बाद सियासी बहरान का शिकार हो। तेल की बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ 1 सदी से ज़्यादा अरसे से वेनेजुएला में काम कर रही हैं। अमेरिका के करीब होने की वजह से वेनेजुएला अमरीकी मफादात के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। उसके सस्ते और हेवी तेल ने अमरीकी तेल की कंपनियों के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया था, जिन्होंने अपना पूरा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर वेनेजुएला के खाम तेल के मुताबिक तैयार किया था। इसके अलावा 1990 की दहाई के आगाज़ में वेनेजुएला ने नई पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई थी, जिनका मकसद तेल के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना था। लेकिन जब सोशलिस्ट ह्यूगो चावेज़ ने 1999 में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने तेल की सनत को बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले लिया और वेनेजुएला के तेल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग लगने और टूट फूट के लिए छोड़ दिया। और इस वजह से मुल्क में तेल की कंपनियां अपनी सलाहियत के मुताबिक
ज़्यादा खाम तेल पैदा नहीं कर सकीं और गुज़िश्ता 25 साल में मुल्क की पैदावार 1/3 से भी ज़्यादा कम हो गई। शेवरॉन वेनेजुएला में तेल की आखिरी अमरीकी कंपनी है जो गुज़िश्ता दहाई में काम करती रही है, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद कुछ खास इजाज़तनामे इस कंपनी को वहाँ ऑपरेशन जारी रखने की इजाज़त देते रहे। शेवरॉन के पैदा करदा वेनेजुएला के तेल का तकरीबन 1/4 हिस्सा अमेरिका को बरामद किया जाता है। हफ्ते को अमेरिकी कार्रवाई के बाद शेवरॉन के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी तमाम मुतल्लिका कवानीन और ज़वाबित की मुकम्मल तामील के साथ काम जारी रखेगी। इस सारी सूरत हाल में वेनेजुएला के सदर के उठाए जाने के बाद उनकी नायब सदर और वज़ीर तेल डेल्सी रोड्रिगेज़ ने कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालने के बाद उन्होंने अमरीकी इक़दामात की सख्त मजम्मत की थी और कहा था कि निकोलस मादुरो ही हमारे सदर हैं और अमेरिका ने उन्हें अगवा किया है। मगर आज अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वेनेजुएला पर एक और हमले के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया और कहा कि अगर वेनेजुएला की कायम मकाम हुकूमत दुरुस्त रवैया अख्तियार नहीं करती तो वो दोबारा हमला कर सकते हैं। Just sounded like you weighed out another strike, another land strike at least in Venezuela. We were prepared to do a second strike if we needed. We're totally prepared. But that's off we're the still table. prepared. That's off the table now. No, it's not. If they don't behave, we will do a second strike. Are you going to demand that Delcy Rodriguez let opposition figures return or free any political prisoners? We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country, bring the country back, and then have elections. ट्रंप के इस बयान के बाद आज वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ का बदला हुआ मौक़िफ़ सामने आया है। इस हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है, वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अपना मौक़िफ़ बदलते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ बाइज़्ज़त ताल्लुक़ात कायम करना उनकी तरजीह है। हालांकि उन्होंने पहले सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को कब्ज़ा करने वालों की जानिब से तेल की चोरी और अगवा करार दिया था। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने कहा कि हम अमरीकी हुकूमत को दावत देते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में बाहिमी तरक्की के लिए ताउन के एजेंडे पर मिलकर काम करे ताकि देरपा कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाया जा सके। सदर ट्रंप हमारे अवाम और हमारा खित्ता अमन और मुकालमे के मुस्तहिक हैं, जंग के नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक 56 साल डेल्सी रोड्रिगेज़ एक बाएं बाजू के बागी जंगजू की बेटी हैं और सदर निकोलस मादुरो उन्हें टाइग्रेस कहकर सराहते थे, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल शख्सियत के तौर पर भी जानी जाती हैं जिनके निजी शोबे में अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुआशी उसूलों पर यकीन रखती हैं। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है और ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं और वो अमरीकी हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक का इस हवाले से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, जहाँ मगरबी ममालिक ख़ासतौर पर अमरीका के इत्तेहादी निकोलस मादुरो के अगवा को जायज़ करार दे रहे हैं, मगर साथ ही वो बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम कर रहे हैं, जबकि वेनेजुएला के इत्तेहादी रूस और चीन इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। अमरीकी टीवी CNBC के मुताबिक चीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर रद्द-ए-अमल दिया है और अमरीका से मुतालबा किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए और इस बहरान को बातचीत के जरिए हल किया जाए। जबकि आज चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन वेनेजुएला की हुकूमत के साथ मज़बूत राब्ते और ताउन बरकरार रखे हुए है और तेल की बरामदात समेत ताउन को मज़ीद गहरा करने की चीन की आमादगी सूरत हाल में किसी भी तब्दीली के बावजूद मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वेनेजुएला में चीन के मफादात को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि रूस की वजारत खारजा ने अमरीका के जारहाना इक़दामात की सख्त मजम्मत की और कहा कि यह खुद मुख्तार रियासत की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। इस सारी सूरत हाल का अमरीका और सदर ट्रंप की सियासत और आलमी सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, इस हवाले से CNN की तज्ज़ियाती रिपोर्ट में लिखा है कि नए साल के पहले हफ्ते के पहले दिन लाखों अमरीकी इसी सवाल के साथ जागे कि क्या हम वेनेजुएला के साथ हालत जंग में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के इस फैसले के वेनेजुएला के अलावा अमरीका की आलमी ताकत और अमरीकी सुदूर और बैनुल-अक़वामी कानून में मौजूद आइनी हुदूद पर गैर मामूली असरात मुरत्तिब होंगे। ज़ाहिरी जवाज़ यह है कि निकोलस मादुरो एक कार्टेल रियासत की सरपरस्ती कर रहा था जो अमरीका की सलामती और उसके शहरियों को मंशियात की स्मगलिंग के जरिए ख़तरे में डाल रहे थे। लेकिन ट्रंप के दावे वेनेजुएला के किरदार को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपनी ताकत के इस्तेमाल पर खुशी का वाज़े इजहार ट्रंप के ज़्यादा बड़े सियासी मकासद की अक्कासी करता है। लेकिन निकोलस मादुरो के खिलाफ ये कार्रवाई इंतहाई गैर मामूली है और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि किसी गैर मुल्की रहनुमा को हटाना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रंप का पूरा सियासी फ़लसफ़ा इस बात पर मबनी था कि अमेरिका बैरूनी हुकूमतों की तब्दीली के लिए मज़ीद कार्रवाइयों से गुरेज करेगा। अब इस मंसूबे का क्या हुआ जिसका मकसद गैर वाज़ेह बैरूनी सियासत में मुदाखलत रोकना था? क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ख़त्म हो गई है? शायद नहीं, बल्कि ये अब भी ज़्यादा सख्त
और जारहाना अंदाज में मौजूद है। ट्रंप अब भी इस सख्त नज़रिए के तहत अमल कर रहे हैं कि जो चीज़ वो अमेरिका के कौमी मफादात के लिए अहम समझते हैं उसे हासिल किया जाए। बस इन चीज़ों की तारीफ 2016 के बाद बहुत वसी हो गई है। इसी तरह उनकी बगैर रोक टोक के ताकत के इस्तेमाल करने की ख्वाहिश भी बढ़ गई है, जो अमरीकी हदूद से बाहर तक फैल चुकी है। ट्रंप ने हफ्ते को फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खबरदार किया कि अमेरिका कभी भी गैर मुल्की ताकतों को अपने लोगों को लूटने या अपने ही बर्रे आज़म में वापस धकेलने की इजाज़त नहीं देगा। हमारी नई कौमी सलामती की हिकमत अमली के तहत वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमरीकी बालादस्ती कभी भी मशकूक नहीं होगी। तज़िये में मज़ीद लिखा है कि हफ्ते के वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि अमरीका दोबारा उस दौर में वापस लौट आया है कि जब अमरीकी सुदूर और खुफिया इदारे डिक्टेटर्स या नापसंदीदा रहनुमाओं को हटाकर कठपुतली हुकूमतें कायम करने की कोशिश करते थे। ये CIA की सियासी मुदाखलत की तारीख यादें भी ताज़ा करता है, ख़ास तौर पर लातीनी अमेरिका में, जहां ऐसी मुदाखलतें अक्सर नुकसानदेह साबित हुई हैं। निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए बज़ाहिर कामयाब फौजी कार्रवाई, जिसमें किसी अमरीकी फौजी की हलाकत नहीं हुई, ट्रंप की शोहरत को मजीद बढ़ाएगी कि वो फौजी ताकत का मुजाहरा करने में माहिर हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल ईरान के जौहरी तनसीबात पर उनके हमलों के बाद देखा गया। और ट्रंप की मजबूत रहनुमा के तौर पर दोबारा उभरती हुई शख्सियत बाज़ रिपब्लिकन वोटर्स को खुश करेगी, जैसा कि उनकी आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी और लिबरल नक्कादों के खिलाफ उनका रवैया है। ये रिपब्लिकन पार्टी के उन मुखालिफिन की बगावत को भी दबा सकता है जो समझते हैं कि आइन के मुताबिक जंग का ऐलान कांग्रेस को करना होता है, सदर को नहीं। लेकिन सदर ट्रंप एक खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि उनके हामियों की बड़ी तादाद पहले ही ईरान, नाइजीरिया, शाम और अब वेनेजुएला में उनके हमलों से नाराज़ है और मुल्क में मुआशी मुश्किलात के बारे में उनकी लापरवाही पर नाखुश है। डेमोक्रेट्स पहले ही नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात से पहले इस मौजू को अपनी इंतखाबी मुहिम के बुनियादी नुक्ते के तौर पर पेश कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सियासी इम्कानात के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका वेनेजुएला में वसी फौजी तैनातियाँ ना करे, जो 9/11 के बाद की जंगों के हालात के मानिंद होगा। लेकिन अगर निकोलस मदुरो की अचानक बरतरफी तशद्दुद में बदल गई, जैसा कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में हुकूमत की तब्दीली की साबका अमरीकी कार्रवाइयों में हुआ, तो रिपब्लिकन पार्टी शदीद सियासी मुश्किलात में फंस जाएगी। CNN की तज़ियाती रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जब निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क में अमरीकी तहवील में मुंतकिल किया जा रहा था, तो ट्रंप की फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में विक्ट्री न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खुद पसंदी से भरपूर थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2003 में सदर बुश के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर किए गए जीत के जश्न की याद ताज़ा हो गई, जब इराक में खून रेस तहरीक शुरू होने वाली थी। अमरीकी इंतजामिया के ये इकदामात ख़ास तौर पर उस सदर के माइंडसेट के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, जो पहले ही खुद को नाकाबिल ख़ता और मुतलकुल इनान समझते हैं। इराक और अफगानिस्तान में होने वाले नुकसानात और 2011 में मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी की बरतरफी के बाद लीबिया की तबाही ने अमरीकी माइंडसेट पर गहरा असर डाला था। ट्रंप ने अगले इक़दामात के बारे में मुख्तसर बात की, लेकिन उनके असल मकासद एक जदीद कॉलोनियल तर्ज अमल की जानिब इशारा करते हैं। इराक की मिसाल वेनेजुएला पर मुकम्मल तौर पर लागू तो नहीं होती, अगरचे वेनेजुएला को अक्सर एक वसी जराइम पेशा इदारे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस मुल्क में मजहबी और कबायली तकसीम या ईरान जैसे जारहे पड़ोसी नहीं हैं, जिन्होंने 2003 में इराक को जहन्नुम में धकेलने में मदद दी थी। और अब तक ट्रंप इंतजामिया ने रियासती ढांचे को तबाह नहीं किया, जैसा कि बुश के नाइबों ने बगदाद में किया, और उसके नताइज तबाहकुन साबित हुए। इसके अलावा सदर ट्रंप के इक़दामात ने पहले ही अमेरिका के अंदर सियासी हलचल पैदा कर दी है। इब्तिदाई तौर पर अमेरिकी हुक्काम निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को मंशियात के इल्ज़ाम के तहत कानूनी कार्रवाई के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर हुक्मरानी और वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बारे में ट्रंप के वसी दावों ने इस कार्रवाई को कानूनी और आईनी एतबार से और भी गैर मुस्तहकम बना दिया है। वेनेजुएला में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले बज़ाहिर अमरीकी जंगी कार्रवाई की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, जिसके लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है, जैसा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इराक पर हमले से पहले साबिक सदर बुश ने हासिल की थी। लेकिन कम अज़ कम कलील मुद्दत के लिए ट्रंप अमरीकी कांग्रेस में दबाव से महफूज दिखाई देते हैं। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ने ट्रंप की हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग्स की तवक्को रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की सियासी बुनियाद अब भी कमज़ोर है। इससे पहले कि उन्होंने कार्रवाई की, वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई के इम्कानात नहायत गैर मकबूल थे। नवंबर में किए गए CBS के पोल के मुताबिक 70% अमरीकी शहरी पहले ही फ़ौजी कार्रवाई के खिलाफ थे। नाराज़ अफराद में उनके पहले ही टूटते हुए मागा इत्तेहाद के अरकान शामिल हैं। जॉर्जिया से रुकने कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर लिखा कि ना ख़त्म होने वाली फ़ौजी जारियत और महंगी बैरूनी जंगें वही हैं जिन्हें बहुत से मागा के लोग ख़त्म करने के लिए वोट देने का सोचते थे। अमेरिका से बाहर
ट्रंप का निकोलस मदुरो के खिलाफ हमला इस बात की तस्दीक करता है कि उनकी मुतनाज़ अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली हकीकी है, जो अमरीका को बालादस्त बनाने और दीगर जगहों पर तवज्जो महदूद रखने का मुतालबा करती है। और जब रूस और चीन निकोलस मदुरो जैसे एक हलीफ को खोने के सदमे से निकलेंगे तो वो इस नए आलमी उसूल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लेंगे। अब ट्रंप के बारे में बड़ा सवाल पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया है कि वो कितनी दूर तक जाएंगे और उन्हें कौन रोकेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया है। आज कराची में एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़ी और DIG CTD सिंध गुलाम असफर महेसर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DIG CTD गुलाम असफर महेसर ने बताया कि कराची के इलाके रईस गोठ में दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद छुपाया था, जिनमें एक्सप्लोजिव से भरा हुआ एक ट्रक, एक्सप्लोजिव से भरे हुए 30 से ज़ायद बड़े प्लास्टिक ड्रम्स, 5 सिलेंडर्स और 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद हुआ है। हमने 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। मजीद के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। रईस गोठ कराची में, जहां पर दहशतगर्दों ने भारी मिकदार में बारूद व दीगर तबाहकुन मवाद तैयार कर रखा था, लिहाजा इसकी इतला पर CTD सिंध हमरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि मौके से 3-4 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए, जिनके लिए छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने से एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको कब्जा में लिया गया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए, 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। और इसके बाद जो दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुआ, उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए, और जिसके नतीजे में मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए और जिनके कब्जे से भी बारूदी मवाद बरामद कर लिया है। जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं वो टोटल 3 हैं। उसकी निशानदही पे CTD ने और बाकी इदारों ने मजीद 2 जो दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम नियाज, कादर और गंग, हमदान, जलील अहमद। मौके पर बम डिस्पोजल यूनिट के जरिए तमाम जो बारूदी मवाद है उसको नाकारा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुल्जिमान ने कराची में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी की थी और इस हमले की प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। दहशतगर्द मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क, जो कि कलअदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड जितना अल हिंदुस्तान से है, ये जितना भी ये एक्टिविटी प्लान की गई है बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है, और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। ये एक्सप्लोसिव यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, ये बिल्कुल रेडी था। कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से उन्होंने बचाया है, लेकिन अभी ये नेटवर्क अभी तक हमारी कार्रवाई के अंदर शामिल है और मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में गुलाम असफर महेसर ने कहा कि इस बारूदी मवाद को बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से खुफिया तरीके से कराची मुंतकिल किया गया था और यहाँ पर इसे तैयार भी किया गया था। इसमें मिक्स किस्म का बारूदी मवाद है और इसमें कुछ तो जो है वो कमर्शियल एक्सप्लोसिव है और उसकी तैयारी जो है इन्होंने मिक्सिंग करके इसमें मुख्तलिफ अकसाम की जो आइटम्स हैं जो एक्सप्लोसिव बनाती हैं अल्टीमेटली, उसकी मिक्सिंग करके इन्होंने लोकल मेड कुछ एक्सप्लोसिव बनाया है। और कुछ इसमें जो एक्सप्लोसिव है ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है और यहाँ पे इसको बना के और रेडी एक ID या BBID की शक्ल दे दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान की ज़राए से खबर के मुताबिक रईस गोठ से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कार्रवाइयों में मुताल्लिक़ अफराद को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुख्तलिफ मकामात से ख़रीदा गया और दहशतगर्दों की जानिब से कई माह से मनसूबाबंदी जारी थी। सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DIG CTD सिंध गुलाम असफर महेसर साहब। DIG साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। DIG साहब ज़ाहिर एक बड़ी कार्रवाई की गई और जैसा आपने भी कहा कि एक बहुत बड़े सानहे से कराची को महफूज किया गया, मगर 2000 किलोग्राम ये जो धमाका खेज मवाद है, इतनी भारी मिकदार, ये इनके पास आया कैसे ये रईस गोठ तक पहुँच गया, कैसे जमा हो गया ये? जी शाहज़ेब साहब बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने आज अपनी
प्रेस ब्रीफिंग में भी ये चीज़ बताई थी, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन हुआ था। अभी चूँकि ये बहुत ही कम टाइम हमें मिला है तमाम चीज़ों को समझने में और उन तमाम चीज़ों को जांचने के लिए, कल की ये कार्रवाई है। लेकिन जो दौरान इंटरोगेशन जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, उन्होंने ये इंकशाफ़ किया कि इसको मुख्तलिफ़ रास्तों से और मुख्तलिफ़ जो है तरीक़ों से कराची में लाया गया है। इसमें जो नेचर है ट्रांसपोर्टेशन की वो एक नहीं है। इसको पहाड़ी रास्तों से और जो हब रिवर के रास्ते हैं उसके रास्तों से और मुख्तलिफ़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मुख्तलिफ़ मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको एडॉप्ट करते हुए डिस्गाइज़ करके सीक्रेटली मुख्तलिफ़ अदवार में ये थोड़ा थोड़ा करके और इसको शिफ्ट किया गया है। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि अब तक की तहकीकात से पता क्या चला है? माजी में ये होता था कि ट्रक्स इस्तेमाल किए जाना, गाड़ियाँ इस्तेमाल किया जाना और फिर उनमें भारी मवाद को जो है वो धमाका कर देना, इस किस्म की कार्रवाई होती थी और ये लंबे अरसे से नहीं हुआ। अब जबकि इतना सारा मवाद है तो क्या इब्तिदाई तहकीकात हैं? क्या मल्टीपल टारगेट्स को एक ही वक्त में ये हिट करना चाहते थे? कोई ऐसा पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान में जो है वो एक फाइनेंशियल हब है कराची, उसमें मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट किया जाए? जी देखें, ये जैसे कि पूरा जो इसकी प्लानिंग है ये एक हमारे हमसाए मुल्क में की गई और इसमें फितना अल हिंदुस्तान का जो नेटवर्क है, जो BLA ब्रिगेड है, बजीद ब्रिगेड, जिसको बशीर ज़ेब जो है हेड करता है, इन्होंने इस तमाम की जो है वो प्लानिंग की है। और मकसद इनका ये था कि कराची जो एक पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है और कैपिटल है सिंध का, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको जो है वो किसी तरीके से शटर किया जाए और ये मैसेज दिया जाए तमाम जो हमारे यहाँ पे बिज़नेसमैन हैं कि कराची खुदा न खास्ता कोई अनसेफ शहर है। इसकी एक प्लानिंग की गई और ये मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर रहे थे, जिसकी भी जो निशानदही है वो कर ली गई है। और ना सिर्फ ये नेटवर्क बल्कि इसके जितने भी कारिंदे हैं उन तमाम के बारे में मालूमात हासिल कर ली गई है और जो अहम गिरफ़्तारियाँ हैं वो अमल में लाई जा चुकी हैं। बाकी मज़ीद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी है। और ये बताएगा कि ज़ाहिर आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कुछ मफरूर हैं, उनके लिए जो है वो गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप अभी भी बता रहे हैं। तो जो आपकी इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत जो जितना भी धमाका खेज़ मवाद था वो सारा का सारा पकड़ लिया गया है? सिर्फ दहशतगर्द मफरूर हैं या अभी कुछ ना कुछ मवाद भी हो सकता है? नहीं, देखें, जो हमारी इतलात हैं, जैसे अभी हम इंटरोगेशंस कर रहे हैं, तो एक्सप्लोसिव तो जितना भी है, चूँकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपाया गया था, तो वो तो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है। और इसके अंदर जो सुसाइडल जो थे, जिन्होंने ये सुसाइड करना था, वो भी सारे के सारे पकड़े गए हैं। अभी बाकी इसमें जो फैसिलिटेटर हैं या जिन्होंने इसको पूरे को प्लान को अमली जामा पहनाना था, फैसिलिटेट किया है, मुख्तलिफ़ कोऑर्डिनेशंस की हैं, वो एक दो इररिलेवेंट जो आदमी हैं वो अभी उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा नेटवर्क और ये पूरा जो एक्सप्लोसिव था जो शिफ्ट हुआ था कराची के लिए उसको टारगेट करने के लिए, वो सारे का सारा रिकवर हो गया है और तमाम दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। बाकी जो चंद हैं जिनकी जो डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह विदिन 24 आवर हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। जो आप कहते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट और ये सब, क्या इसके भी बाकायदा सबूत मिले हैं कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से ये डिक्टेशन ले रहे थे? क्या इसके सबूत मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपके साथ, मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। मतलब तो ज़ाहिर शहरियों में खौफ व हिरास ना फैले, इसके लिए आप ये कंफर्म कम से कम कर रहे हैं कि एक बड़ा जो ख़तरा था उसे बचा लिया गया है शहर को, और कोई ऐसा ख़तरा नहीं है अभी तक की इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक, और दहशतगर्द ऑन द रन है। जी बिल्कुल, ख़तरे की कोई बात नहीं है। और जितनी इंफॉर्मेशन ना सिर्फ हमें CTD को बल्कि और भी जो हमारी प्रीमियर
इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके पास है, उनके मुताबिक अभी जो है वो इस गैंग को मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकारा बना दिया गया है और जो फर्दर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब की गुफ्तगू ने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। भारत ने एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और अब क्रिकेट के मैदान में भारत और बांग्लादेश आमने सामने आ गए हैं। क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में साल 2024 में आने वाली सियासी तब्दीली और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब ये कशीदगी सियासी और सिफारती मैदान से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच गई है और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी इस तनाज़े की लपेट में आ गए हैं। भारतीय इंतहा पसंद और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान और कारकुन शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के तनाज़े में शाहरुख खान क्यों फंस गए हैं और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से क्यों इनकार किया है, ये सब भी आपको बताएंगे। मगर पहले सदर ट्रंप की बात करेंगे, जिन्होंने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद जिन दीगर ममालिक को धमकियां दी हैं या अपनी ताकत का इजहार करते हुए जिनका नाम लिया है उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी पर कहा कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते थे और मुझे खुश करना अहम था। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. सदर ट्रंप के इस बयान पर एक दफ़ा फिर भारत में वज़ीर आज़म मोदी अपोजिशन की तनकीद की जद में आ गए हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी अमेरिका तय कर रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने जो अपना स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाया था और जिसको इस्तेमाल करते हुए वो दूसरों के खिलाफ सियासी कैंपेन करते थे, सियासी बयानियाँ बनाते थे, अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। जो सियासत दूसरों के खिलाफ करते थे अब उन्हीं के खिलाफ हो रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता महीने बांग्लादेश में एक बार फिर हालात ख़राब हो गए थे क्योंकि अबूरी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के अगले ही दिन शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के एक अहम रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर वो सिंगापुर में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। यूँ बांग्लादेश में उस्मान हादी के कातिलों को लेकर भारत और शेख हसीना वाजिद पर इल्ज़ामात लगे। इस कत्ल को बांग्लादेश में हालात ख़राब करने और इलेक्शन को सबताज करने की साजिश करार दिया गया। भारत और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए जो तेज़ी से पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करते चले गए। मुजाहिरीन की जानिब से भारतीय सिफारत खाने में घुसने की कोशिश भी की गई। मुजाहिरों के दौरान एक हिंदू शहरी भी कत्ल हुआ जिस पर भारत में बांग्लादेश मुखालिफ मुहिम शुरू हो गई। बांग्लादेश से नफरत का इजहार किया जाने लगा, बांग्लादेश पर भारतीय एहसानात गिरवाए जाने लगे। भारत में बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया गया। साथ ही साथ हुकूमती सतह पर भी दोनों ममालिक के दरमियान शदीद तनाव देखा गया और इसी दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में IPL 2026 का ऑक्शन हुआ तो शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ से ज़ायद भारतीय रुपए में खरीद लिया। मुस्तफिजुर रहमान IPL के इस सीज़न में खरीदे गए वाहिद बांग्लादेशी खिलाड़ी थे और यहीं से बीजेपी के रहनुमाओं और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाला गया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL खेलने की इजाज़त ना दी जाए। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ख़रीदने पर ख़ुद शाहरुख खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें मुल्क से गद्दारी तक के ताने दिए गए और धमकियां भी दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की जानिब से कोलकाता नाइट राइडर्स को बाकायदा हिदायत की गई थी कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज़ कर दे। उन्हें मुतबादिल खिलाड़ी का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐलान कर दिया कि उसने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुस्तफिजुर रहमान के साथ इस रवैये के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को हंगामी इजलास बुला लिया और इजलास के बाद ऐलान कर कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अगले महीने से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक हंगामी इजलास में T20 वर्ल्ड कप 2026 से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर गौर किया गया जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने, भारत में बांग्लादेशी स्क्वाड की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात और बांग्लादेशी हुकूमत के मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश की कौमी टीम भारत का सफ़र नहीं करेगी। एलामिया में मुस्तफिजुर रहमान का नाम लिए बगैर लिखा गया कि बोर्ड ने गुज़िश्ता 24 घंटों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया
और भारत में खेले जाने वाले मैचेस में बांग्लादेश की कौमी टीम की शिरकत से मुतालिक मजमूई हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस फैसले की रोशनी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मकाम पर मुंतकिल करने पर गौर किया जाए। बोर्ड का मानना है कि ऐसा कदम बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दीगर मुतल्लिका अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है और इससे टीम को एक महफूज और मुनासिब माहौल में टूर्नामेंट में शिरकत का मौका मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आज बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मुल्क में IPL के मैचेस दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से बांग्लादेश की वजारत इत्तलात व नशरियात ने बांग्लादेशी TV चैनल्स को बाज़ाब्ता ख़त के ज़रिए हिदायत जारी कर दी हैं। बांग्लादेशी हुकूमत के मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं जो भारतीय हुकूमत की बदतरीन कम्यूनल पॉलिसी में उठाना पड़ा है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन ने कहा है कि जब दो ममालिक के दरमियान सियासी कशीदगी हो तो सकाफती तबादले और खेल कशीदगी को कम करने में मदद देते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मुस्तफिजुर रहमान को सियासी वजूहात की बुनियाद पर IPL से निकाल दिया गया। हमारे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है, हम इसका सख्त जवाब देंगे। हम मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने या निकालने के जवाब को तस्लीम नहीं करते। बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन के इस बयान पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने लिखा कि अफसोस कि वो दुरुस्त कह रही हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए। ये बदकिस्मती और गैर दानिशमंदाना फैसला है। BCCI की तरफ से एक दफ़ा मुस्तफिजुर रहमान के नाम की मंजूरी देने के बाद उनका नाम वापस लेने से अच्छा तासुर नहीं गया। I've made my view very clear on this from the start. I've argued for some time that sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. The fact of the matter is that there are many other ways in which we are dealing with Bangladesh as we have to. बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर भारतीय क्रिकेटर्स और सहाफ़ी भी तजिया कर रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास अपनी अबूरी हुकूमत के हुक्म पर अमल करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब भारत के साथ उनके ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। ICC को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान की तरफ से धमकी हकीकी हो सकती है। बांग्लादेश का मामला ऐसा नहीं है और अगर वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो उन्हें वर्ल्ड कप के मैचेस से महरूम होने का ख़तरा होगा। इस पूरी सूरत हाल में जहाँ भारत और बांग्लादेश में शदीद तनाव है, भारत में इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है, तो वहीं कल बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया तो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास को कप्तान बना दिया, जिस पर भारतीय सहाफ़ी रादीप सरदेसाई ने लिखा कि अब लिटन दास बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उनका इंतखाब मेरिट पर किया गया है, मगर जिन हालात का हमें सामना है इससे एक मस्बत और मजबूत पैगाम जाएगा। इससे ये वाज़ेह होता है कि जब इंतहा पसंद सियासत तकसीम करती है तो खेल कैसे मुत्तहिद करता है। भारत एक दफ़ा फिर सियासी तनाज़ात को क्रिकेट में ले आया है, जिससे ICC का एक और बड़ा टूर्नामेंट मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान पहले ही अपने मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ से। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के साथ तो हमें नज़र आ ही रहा था कि ऑन द फील्ड भारत का क्या रवैया था, जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको ख़राब किया जा रहा है। नाउ बांग्लादेश के साथ भी IPL से मुस्तफिजुर रहमान का निकाला जाना, बांग्लादेश का रिस्पॉन्ड करना, कहना कि हम भी नहीं खेलेंगे, और उसके बाद के जो हालात वाक़यात हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, भारत को अब दुश्मन की जरूरत नहीं, वो अपना दुश्मन खुद ही बना हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुआ या पाकिस्तान के रिलेशन इन द फील्ड क्रिकेट के हुए बहुत खराब रहे और पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया उसको, और जिस तरह से उनका था तो पाकिस्तान का भी वैसे ही था, तो उनको ज्यादा फायदा हुआ नहीं। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है उसके ऊपर है। वो मार्च अप्रैल में है और वो खित्ता आपको पता ही है कि पॉलिटिकली कितना जबरदस्त है, क्योंकि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर, वो आप पॉलिटिकल देखेंगे तो बनर्जी साहबा हैं वहाँ पे, तो उनको हटाना भी है, उनसे लड़ना भी है, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई चीज बेची जाए। और मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड चलता है और शाहरुख खान पे अटैक किया इसके ऊपर। मुस्तफिज पे मैं आता हूँ क्योंकि पहला ये जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल ज्यादा है, और शाहरुख खान की जो टीम है KKR कलकत्ता नाइट राइडर, वो अकेले ओनर नहीं है, उसके साथ जूही चावला और जय मेहता भी हैं, उनको आड़े हाथ किसी ने नहीं लिया। और कल जो मैच हुआ है IL T20 में, उसमें भी एमआरएस की टीम में मुंबई इंडियन की है, वहाँ शकीब उल हसन खेल रहा है, वहाँ किसी ने एतराज नहीं किया। तो स्पेसिफिकली कलकत्ता या बंगाल के ऊपर अटैक है ये, जो कि बांग्लादेश
का पता ही है आपको कि जो हालात रहे 1-2 साल में भारत के साथ। और मजे की बात देखें, उन्होंने शेख हसीना वाजिद को पॉलिटिकल अजाइलम या एग्जाइल में वहीं पे है, और वहीं पे बांग्लादेश खिलाड़ियों को वो मना कर रहे हैं। तो बात जहां तक क्रिकेट की है, तो बड़ा अच्छा स्टांस लिया बांग्लादेश ने। फौरन ही उन्होंने कह दिया कि हम भारत में खेलना नहीं चाहते, और 2 टीम्स हो गई हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो भी इंडियन 75% लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। और इसमें बांग्लादेश में जो अभी जयशंकर ने विजिट किया, उसमें पाकिस्तान के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब से मुसाफा भी किया उन्होंने। तो मतलब गलत चीजें नजर आ रही हैं, एक जगह हाथ मिला रहे हैं, दूसरी जगह आप हाथ नहीं मिला रहे। और इसमें पॉलिटिकली ज्यादा लग रहा है, क्रिकेट का इतना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि बीजेपी लेना चाह रही है। और मगर क्या वो इसमें कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक इन्फ्लुएंस है भारत का, और वो आईसीसी में भी, और ये अब तो भारतीय साथी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश का है नहीं। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खो दे, वर्ल्ड कप के मैचेस खो दे, बजाय इसके कि उसका वेन्यू शिफ्ट हो। देखिए, अगर वर्ल्ड कप खोएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट को होगा। वो ये कि रेवेन्यू के लिहाज से, अगर आपको थोड़ा सा 2 महीने पुरानी बात है, जियो स्टार ने प्राइट्स लिए हुए ब्रॉडकास्टिंग इंडियन रीजन के, वो 3 बिलियन के थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद 2.2 बिलियन हो गया। अगर बांग्लादेश भी नहीं आता तो बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा फर्क फाइनेंशियली पड़ेगा तमाम ममालिक को। और मेरे ख्याल से आईसीसी में जो वोटिंग होगी उसके अंदर देखा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश ने स्टांस ले लिया है, और पाकिस्तान की सपोर्ट बैकएंड पे होगी लाजमी, और दूसरे ममालिक भी जरूर बात कर रहे होंगे आईसीसी से भी, और जो मजबूत ममालिक है लाइक साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन वेस्ट इंडीज भी है, ये भी बात जरूर करेंगे। बात यही करनी है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता तो वो श्रीलंका में खेल सकता है। पाकिस्तान तो क्या, ये नई डेवलपमेंट है। अगर पुरानी डेवलपमेंट होती, उसमें कोई बात होती, ये तो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है ना। वो तो बीसीसीआई का मौकिफ आया है ना कि वो नहीं, वो रिलीज कर दिया उन्होंने, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है। बांग्लादेश का तो फॉल्ट नहीं है, टोटल बीसीसीआई का। लेकिन बात आईसीसी के ऊपर आ रही है, क्योंकि जो है ये आइटनरी बनाना, लॉजिस्टिक देखना, फाइनेंशियल चीजें देखना, ये आईसीसी का काम है। अब ये देखते हैं कि जो भी मीटिंग होने जा रही है, जो होगी, उसमें क्या बात होती है। मगर आपको क्या इस बात के इम्कान नजर आते हैं कि बांग्लादेश अगर ये कह रहा है तो वाकई उनका वेन्यू शिफ्ट हो जाए, या फिर कम इम्कान है इस बात का कि बांग्लादेश की बात मानी जाए? मान भी सकते हैं, क्योंकि अगर दीगर वोट मिल जाए और दूसरे ममालिक के जो मैंने नाम लिए हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इस बात का, क्योंकि बहुत बड़ी डील नहीं होगी ये। सिर्फ अगर 2 मैच उन्होंने जानबूझ, मतलब उनका जो कलकत्ता में 2 मैचेस रखे हुए हैं ना, वहाँ पे ईडन गार्डन में 2, यहाँ पे मुंबई में 1 है, 7 तारीख को फरवरी को मैच है, वो शिफ्ट हो सकते हैं। पहली दफा थोड़ी हुआ है। हाँ, अगर तो बहुत ज्यादा बात हुई और फॉरफिट की बात हुई तो पॉइंट्स उनके काट लिए जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, जिसमें पहले डिफरेंट कंडीशन थी, 96 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का वर्ल्ड कप हो, लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा। और बांग्लादेश ने अगर बोल दिया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि हम नहीं खेलना चाहते, तो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है वो लोग, और वो जो बोलते हैं, उनकी हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद अली साहब की सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।